हेलो बच्चों, आज हम सब्जेक्ट फिजिक्स के चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं विभव में टॉपिक वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डिस्कशन करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में सबसे पहले हमें जानना होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो बच्चों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो ये हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं जो कि परस्पर अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव को डिस्क्राइब करेंगे। मान लिया एक आवेश -q है, एक +q है और इसके बीच की जो दूरी है वो हमारी 2l है। तो ये हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है। अब इसका सेंटर मान लिया हमने यहां पर O है, तो सेंटर से -q की जो डिस्टेंस है वो हमारी l हो जाएगी और सेंटर से जो +q की डिस्टेंस है वो भी हमारी l हो जाएगी। अब यहां पर हेडिंग कह रहा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। तो निरक्षीय स्थिति क्या होती है? निरक्षीय स्थिति में एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र पर लंब हो। तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव का जो सेंटर O है, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर हमने मान लिया, ये हमारा परपेंडिकुलर है। यहां पर कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेंगे। तो निरक्षीय स्थिति का मतलब एक परपेंडिकुलर होगा जो कि हमारी वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल मेक करेगा। तो हमको इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। अब हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास में दो आवेश हैं, एक -q है, दूसरा +q है। तो -q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी और +q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी। इसके बाद में फिर हम बिंदु P पर रिजल्टेंट तीव्रता को फाइंड करेंगे। तो हम +q के कारण बिंदु P पर तीव्रता को निकालने के लिए यहां पर जो हमारा चार्ज है +q, तो हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज होती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो धन आवेश होता है उससे बाहर की ओर होती है। तो +q के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की ओर होगी। तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। तो +q चार्ज के कारण जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी डायरेक्शन आउटसाइड चार्ज होगी क्योंकि यहां पर +q है। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं EA। इसको हम A दे देते हैं और इस पोल को B मान लेते हैं। तो ये हमारा EA हो गया। फिर इसके बाद में -q चार्ज के लिए जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम डिफाइन करेंगे, तो -q चार्ज के लिए हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनसाइड द चार्ज होती है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो -q के साइड में होगी। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आएगी वो इनसाइड द चार्ज, इनसाइड द चार्ज ये होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पोल B के अकॉर्डिंग हम EB कंसीडर कर लेते हैं।
तो हमारे पास में यहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है EA और दूसरी है EB। हम यहाँ पर एंगल थीटा लेट कर लेते हैं, तो सिमिट्री है दोनों साइड में, तो यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इसके बाद में हम ये सेंटर से और पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लेट कर लेंगे स्मॉल r। तो बच्चों इसके बाद में हम जो डिस्टेंस AP है इसको फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस AP फाइंड करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल APO मिल रहा है। APO ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AP हमारा क्या है, AP हमारा कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है, और PO क्या है हमारा, परपेंडिकुलर है, लंब है, और OA हमारा क्या है, आधार यानी बेस। तो इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि हमारा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। वहां से जब हम कर्ण की वैल्यू निकालते हैं तो रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर आ जाती है। तो इसलिए यहां पर जो हाइपोटेन्यूज AP है इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स R स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मीन्स L स्क्वायर। तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज AP की वैल्यू। सेम इधर भी हम देख सकते हैं, चूंकि दोनों साइड में सिमेट्री है, तो यहां पर भी हमारा जो हाइपोटेन्यूज BP है इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट में परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। तो हमने डिस्टेंस AP और BP को फाइंड कर लिया है। इसके बाद में बच्चों हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट P है इस पर हम जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव AB था इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट P पर हम डाइपोल AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी ये एक पैरेलल लाइन है। अब यहां पर हम ज्योमेट्री देख सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल होते हैं एकांतर कोण ये हमारे आपस में बराबर होते हैं। तो अगर ये थीटा था तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। इसके बाद में ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, और ये थीटा होने की वजह से ये हमारा भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये हमारे शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ये हमारा कौन सा कोण होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद में जो हमारा वेक्टर EA है, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड EA है इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट इसका होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। मतलब एक ऊर्ध्वाधर घटक है और दूसरा इसका क्षैतिज घटक है। तो इस वेक्टर EA का जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा, सॉरी ये इसका क्षैतिज घटक होगा। माइंड करेंगे कि ये जो हमारा कंपोनेंट जो हमारा वेक्टर EA है इसका जो क्षैतिज घटक होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा क्षैतिज घटक हो जाएगा EA cos थीटा, और इस वेक्टर EA जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होगा, या इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा इसका हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। इसको हम कहेंगे EA साइन थीटा। बच्चों साफ दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ध्यान से नोट करेंगे, फिगर कंजेस्टेड है फिगर यहाँ पे। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड EB है, इस EB को भी हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। तो हमारा इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट या इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा EB साइन थीटा, और इसका जो हमारा हॉरिजेंटल या क्षैतिज घटक होगा वो हमारा सेम इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो क्षैतिज घटक EB का भी इसी डायरेक्शन में होगा। ये हमारा हो जाएगा EB cos थीटा।
तो बच्चों यहां पर हमें ध्यान देंगे एक चीज कि जो हमारा पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर जो हमारा वेक्टर फील्ड EA के लिए जो हमारा कंपोनेंट EA साइन थीटा है और जो फील्ड EB के लिए जो कंपोनेंट EB साइन थीटा है, ये दोनों इसके ऊर्ध्वाधर घटक हैं। इनके परिमाण समान होंगे और इनकी जो दिशा है वो विपरीत है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। EA साइन थीटा और EB साइन थीटा के परिमाण समान है लेकिन इनकी दिशा विपरीत है, तो एक पॉजिटिव में होगा एक निगेटिव में होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद में जो वेक्टर फील्ड EA का जो हमारा क्षैतिज घटक है EA cos थीटा और वेक्टर फील्ड EB का जो क्षैतिज घटक EB cos थीटा है, इनके डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो इसके लिए हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, वो हमारी इन दोनों को ऐड करने पर ऑब्टेन होगी। E इज इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। तो ये हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू, ठीक है। तो ये हमारी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बच्चों ये फिगर बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे क्योंकि प्रूफ में फिगर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए फिगर को आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे और अगर कोई डाउट है तो उसको हम कमेंट में जो है लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी नोट कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी भी लिखना इंपॉर्टेंट होती है, तो वो मैं आपको बोलूंगा और आप जो है पेन और कॉपी लेकर इसकी थ्योरी को नोट कर सकते हैं। तो थ्योरी इसकी लिखना स्टार्ट करेंगे। माना -q तथा +q से मिलकर बना वैद्युत द्विध्रुव BA, जिसके केंद्र O से निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। नोट कर लिया होगा। इसके बाद में हम दो केस हमारे बनेंगे, एक हम -q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, सेकेंड केस में +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम दो केस बना लेंगे। केस फर्स्ट, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो इसलिए -q के कारण जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या थी, EB। तो ये हो जाएगा EB इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। R का मतलब है कि B से पॉइंट P तक डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमारी है √r² + l²। तो ये हो जाएगा R के प्लेस पर रूट में r² + l² और फॉर्मूले में इसका स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये EB इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q/r² + l²। तो ये जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनसाइड द चार्ज, मतलब ये -q की ओर है, तो -q की ओर मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो इनसाइड द चार्ज -q होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसके बाद में बच्चों हम +q चार्ज के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम सेकेंड केस कंसीडर कर लेंगे, केस 2, +q
आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट P पर जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारी क्या है, EA। तो ये हो जाएगी EA इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, और प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो सेम है √r² प्लस L²। तो r के प्लेस पर हो जाएगा √r² प्लस L², और फॉर्मूले में इसका होल स्क्वायर होता है। फिर स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L²। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस क्यू चार्ज के कारण आई है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, प्लस क्यू आवेश से बाहर होगी, है ना। प्लस क्यू आवेश से बाहर होगी, आउटसाइड होगी। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे। इसके बाद में बच्चों हम पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। तो इसको लिख लेंगे, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारी जो टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी पॉइंट P पर, तो उसको हमने E लेट कर लिया, E इज इक्वल टू, और हमने अभी बताया था जो इसका हॉरिजेंटल डायरेक्शन था वो ऐड हो जाएगा। तो ये EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा हो जाएगी, EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। यहां पर हमने इक्वेशन फर्स्ट में लिख भी दिया है, आप देख सकते थे, E इज इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से EA और EB की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, या E इज इक्वल टू, EA और EB की वैल्यू सेम थी, तो क्या वैल्यू आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L²। EA की वैल्यू थी और इनटू में हमारा है cos थीटा, प्लस फिर EB की वैल्यू भी सेम थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L², और इनटू में है हमारा cos थीटा। तो बच्चों हम देख सकते हैं यहां पर कि दोनों टर्म सेम है, ऐड हो जाएंगे, 2 टाइम्स आ जाएगा ये। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस L² इंटू cos थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लेंगे। अब इसके बाद में जो हमारा टर्म cos थीटा है, इस cos थीटा की वैल्यू को, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा APO बन रहा था, इससे हम फाइंड कर लेंगे। तो cos थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हम जानते हैं cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा जो बेस है वो L है और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, √r² प्लस L²। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी L अपॉन √r² प्लस L²। तो ये E इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई में है, फिर ये 2Q अपॉन में r² प्लस L² और इंटू cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन √r² प्लस L²।
फिर ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों ये 2QL, तो हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो डेफिनेशन थी उसमें एक आवेश और बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता था। इसको हम P से रिप्रेजेंट करते थे और फॉर्मूला इसका था P इज इक्वल टू 2QL, तो इसलिए हम यहाँ पर 2QL के प्लेस पर P लिख सकते हैं। अपॉन में अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, और सेकंड टर्म जो इनटू में है वो रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो हम इस रूट को हटा के पावर 1/2 कर लेंगे। और जब हमने ये कंडीशन पढ़ी है घातांकों के नियम में कि अगर दो संख्याओं की घातें, अगर दो संख्याएं जो है उनके अगर आधार समान है तो गुणे में उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो इसलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। 1 यहां से आएगा, 1/2 यहां से आएगा, ऐड करने पर आ जाएगा 3/2, तो ये की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पर जो हमारा R और L है इसको हम फिगर से देख लेंगे कि जो हमारी डिस्टेंस R है वो L से लार्जर है, तो यहां पर हम देख सकते हैं सिंस R इज मोर ग्रेटर देन L, तो देयरफॉर R स्क्वायर इज ऑल्सो मोर ग्रेटर देन L स्क्वायर, तो हम L स्क्वायर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये नगण्य हो जाएगी, तो हम L स्क्वायर को यहां से क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर, और R स्क्वायर पे पावर क्या है 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल होके पावर कितनी बचेगी 3, तो P अपॉन R क्यूब। यही हमारी जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निरक्षीय स्थिति में, और मात्रक इसका होता है न्यूटन पर कूलाम। तो ये हमारा प्रूफ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि जो हमारे नीडी पर्सन है उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।